आज के आपके करंट अफेयर्स 30 सितंबर 2021 के एक और महीना खत्म होने पे आया है। ठीक है, इस वीकेंड पे आपकी सितंबर की मैगजीन भी आ जाएगी। जिनका अगले वीकेंड पेपर है उनके लिए ये आखिरी दिन पढ़ने भी इम्पोर्टेंट है। अगले संडे यूपीएससी का पेपर है, इस कारण सबसे पहला करंट अफेयर है निपा वायरस के बारे में। देखो, इंडिया को ना एक और वायरस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये अच्छी टचवुड सारे इंडिया को इफेक्ट नहीं करता फिलहाल। निपा वायरस क्या है? ये वायरस हमारे ना जो फ्रूट बैट्स हैं खासकर इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये ओरिजिनली मतलब इंडिया में नहीं था। ये मलेशिया से धीरे धीरे स्प्रेड होके इंडिया में भी आ गया। इंडिया में इस टाइम अगर देखा जाए ये सिर्फ केरला के एरिया में लिमिटेड है। ठीक है, ये सिर्फ वहीं पे है। पर निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जो भी इसके कांटेक्ट में आ जाता है विद इन 24-48 आवर्स डेथ हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कोई मतलब ये कोविड से भी खतरनाक चीज है। बस इसीलिए ये हर साल एक आधी बारी आपके केरला में फैलता ही फैलता है। ये अभी पिछले महीने आपके केरला में फैला था। अब तो बस एक तरह से आज जो करंट अफेयर है वो ये है कि उसके बाद सारे होता क्या है, जैसे ही केरला के किसी भी एरिया में निपा वायरस के केस आने लगते हैं ना, साथ के साथ सारे बैट्स हम ढूंढते हैं, सारे फ्रूट बैट्स को मार दिया जाता है। क्योंकि उनका अल्टीमेटली कारण यही जाना जाता है कि अगर फ्रूट बैट जिंदा रहेंगे। देखो, फ्रूट बैट्स होते क्या है, इंसानों तक ये वायरस पहुंचता कैसे है? किसी ना किसी पेड़ पे लटके होंगे। फ्रूट बैट्स नाम से क्लियर है क्या खाते हैं? फ्रूट्स। तो अगर इन्होंने किसी भी फ्रूट पे हल्की सी बाइट भी मारी हुई है और उस बैट को निपा वायरस से वो इफेक्टेड था वो बैट, तो उस फ्रूट के अंदर वो वायरस आ जाएगा। किसी भी इंसान ने बिना फिर मतलब हम चाहे धो भी लेते हैं, धोने से वायरस कई बार नहीं भी मरते। तुम्हें प्रॉपर उन्हें यूवी रेडिएशन के अंडर करना जरूरी है अगर तुम चाहते हो सारे वायरस बैक्टीरिया मर जाए। तो अगर किसी फ्रूट के अंदर अगर किसी बैट ने उसकी हल्की सी बाइट ली हुई है, उसके अंदर पक्का निपा वायरस है। और निपा वायरस अगर उसमें आ गया और किसी इंसान ने खा लिया, उसके अंदर निपा वायरस आ गया और वो जितने लोगों से मिलता जाएगा उन सब लोगों को निपा वायरस देता जाएगा। तो इस तरीके से इंसानों में फैल जाता है। इस कारण जैसे ही एक केस आता है, कोई भी के डेथ हुई है, साथ के साथ चेक किया जाता है कि इसे निपा वायरस तो नहीं है। अगर निपा वायरस होता है, एक तो उसके पूरी फैमिली फ्रेंड सबको क्वारंटाइन, बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी उस एरिया में जितने भी पेड़ है, एक एक पेड़ को चेक किया जाता है। कहीं पे कोई भी बैट है ना, सबको जान से मार दिया जाता है, क्योंकि इनकी जड़ ही मिटा देंगे तो ये नहीं फैले। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो हर साल थोड़े बहुत आपके केस आ जाते हैं। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा, जब पहली बार इंडिया में आया था तब बहुत बड़ा एक आउटब्रेक हुआ था, 70-80 लोग एक साथ मर गए थे। पर अब हमने इसे लिमिट करके 10 से नीचे नीचे डेथ रेट रहता है, बचा लेते हैं हम ज्यादातर लोगों को, क्योंकि पहले ही रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये निपा वायरस वायरल इन्फेक्शन हुआ, फिर वायरस से आया। तो ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है। इंसान कोमा भी जा सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, और 50 to 75% लोग जो इससे इफेक्टेड हैं वो मर जाते हैं। ये बहुत इसी कारण इस वायरस को लगातार नजर में रखना जरूरी है। हम कोविड के केसेस ऑलरेडी इंडिया में देखते हैं कितने हार्मफुल हैं। ठीक है, पर कोविड की डेथ अभी भी ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो कोविड से इफेक्ट हुआ है उसकी डेथ होगी। पर निपा एक ऐसी चीज है, 75% डेथ, ये बहुत बड़ा रेट है। कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो इनसे सिर्फ इस यही चीज का बचाव है कि बस ये फैलने से ही रोक दिया जाए। तो उसी की कोशिश में हम लगे रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली वही फ्रूट बैट से फैलता है, ये सब कुछ बाकी सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे। उसके बाद एक मस्जिद बारे आपके करंट अफेयर आया हुआ था, एक फोटोग्राफ आई हुई थी। बेगमपुर मस्जिद जिसे कहते हैं, या जिसे जहां पना कहते हैं। जहां पना क्या है? ये जहां पना आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम बना हुआ, आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बना हुआ एक मस्जिद है। ठीक है, जिसे बेगमपुर मस्जिद भी कहते हैं या जहां पना भी कहते हैं। ठीक है,
ये दिल्ली सल्तनत, देखो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं ना, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है जहां पना जो है ये कौन से राजे ने बनवाया था। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन हो गया। मैं तुम्हें अलग अलग लाइन में तुम्हें ये क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो जहां पना है, इसे एक फोर्टिफाइड पूरी की पूरी सिटी के तौर पे बनाया गया था, क्योंकि मंगोल से बहुत बड़ा खतरा था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। देखो मंगोल कौन थे आपके, मंगोल ना दुनिया के सबसे बड़े किंगडम बनाने वाले। आज आपने देश सुना होगा मंगोलिया, वहां से एक राजे ने किंगडम बनाना शुरू किया था चंगेज खान के नाम से, सुना होगा। इंग्लिश में उसे गेंगिस खान भी लिखा होता है, वैसे उसका ओरिजिनल नेम और हमारे उसमें चंगेज खान ही है। चंगेज खान जो था उसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर उसने बनाया था। वो अपनी लाइफ में कभी नहीं रुका, वो एक के बाद एक वॉर पे जाता रहा। उसका लिटरली उसका किंगडम अगर आप दुनिया के मैप पे देखोगे, इससे बड़ा किंगडम किसी ने नहीं बनाया। उसका किंगडम इस साइड पूरा का पूरा चाइना, चाइना से हमारा ऊपर का कश्मीर का एरिया भी उसी के कंट्रोल में था। उसके बाद जो आज पाकिस्तान बनता है ये भी उसके कंट्रोल में था। उसके बाद ईरान, इराक, ये सब कुछ करते हुए अफ्रीका का ऊपर वाला एरिया, आधा यूरोप, रशिया सारा, ये उसका किंगडम था। तो उसके सामने अब इंडिया का किंगडम सिर्फ इतना को बचा नीचे, ना इंडिया पूरा इतना को बचा। ये दुनिया का सबसे बड़ा किंगडम रहा, एक राजे जो एक सिंगल राजे ने बनाया। ठीक है, मतलब मल्टीपल राजाओं ने भी नहीं इतना बनाया, चंगेज खान ही अकेला था जिसने इतना बड़ा किंगडम बनाया। इसके साथ इससे बहुत सारी ब्रुटैलिटीज भी कमिट की, जैसे इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है लोगों की सिविलाइजेशन पे, सिविलाइजेशन के गले काटता जाता था। बहुत सारे ब्रुटैलिटीज भी किए हैं, रेप्स बहुत ज्यादा कमिट किए हैं इसने। ठीक है, मतलब रेप्स का जो इसका रिकॉर्ड है वो ये है कि दुनिया की 24% पॉपुलेशन अपनी किसी ना किसी तरीके से जो डीएनए है वो चंगेज खान को ट्रेस कर सकती है। तो इस हद तक सिर्फ इसने, इतनी ब्रुटैलिटी थी इसकी। तो ये बहुत ही बुरा आदमी था। तो इंडिया में भी यहाँ पे जब चंगेज खान की डेथ होगी ना, उसके बाद चंगेज खान के 4 बेटे थे, ये पूरे एम्पायर को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। उसमें जो इधर वाला एम्पायर था वो लगातार इंडिया, बिकॉज एक अमीर एरिया था, यहाँ पे लगातार ना इन्वेड करते रहते थे। अब इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर से लगातार अब जब भी इन्वेड करेंगे वो दिल्ली तक भी पहुंच जाते थे। काफी खतरनाक आर्मीज थी उनकी। ठीक है, और बहुत ही तेज रफ्तार से मूव करते थे, सारे घुड़सवार होते थे, बहुत ही तेज रफ्तार से मूव करते थे वो। इस कारण उनसे अपने आप को बचाने के लिए राजे बहुत सारे स्टेप्स उठाते थे कि हम बच जाएं चाहे रेड भी हो जाए। ठीक है, लोगों की तो राजाओं को कहाँ ही परवाह थी। तो उसी के लिए जहां पना पूरा बनाया गया था एज अ फोर्टिफाइड सिटी। ठीक है, इसके अंदर ही अदीलाबाद फोर्ट भी आ गया था। ठीक है, जो इसी सेंचुरी इसी साथ में बना था। और इसी के साथ में आपके किला राय पिथौरा और सिरी फोर्ट, वो दोनों भी इसी के साथ में ही थे। तो ये पूरा का पूरा जहां बना था। ठीक है, अब ना ये शहर बचा है ना ये फोर्ट बचा है, मतलब ये पूरा एरिया जो जहां पना का पूरा एरिया था ये पूरा खत्म हो गया। तभी करंट अफेयर भी ये क्रम्बलिंग डोम, इसके अंदर जो मस्जिद था बेगमपुर मस्जिद, अब वो भी क्रम्बल कर रहा है, टूट रहा है। ठीक है, कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है एक तरह से वो ही दिखाने के लिए। ठीक है, कि सारा का सारा शहर ओवर द टाइम इन्वेजन तो हुई है, इन्वेजन में बार बार कुछ ना कुछ हिस्सा टूटता रहा। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत ही खत्म होगी तब तो इसके ऊपर से बिल्कुल ही ध्यान हट गया, तो अपने आप ही डिक्लाइन पे चला गया। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर देखो। आर्ट एंड कल्चर का दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है जो तुमने अलग से रिसर्च करनी है, इसकी फोटो सर्च करना बेगमपुर मस्जिद की भी, और जहां पना पूरे की फोटो भी सर्च करना। इस पे सिर्फ ये देखना कौन सा स्टोन यूज हुआ है और क्या मार्बल यूज हुआ है या नहीं हुआ इसके ऊपर, क्योंकि ये आपकी आर्ट एंड कल्चर की स्टेटमेंट्स बन के आ सकती हैं कि बेगमपुर मस्जिद के बारे ये स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं।
consider the following statements regarding Pana constructed by मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें आप देखो, इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नहीं पूछा कि जहां पना किसने बनाया, तो वो क्वेश्चन के अंदर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नीचे है कि आपको जो स्टेटमेंट्स बनेंगे, ठीक है, इट कंटेन्स दिलाबाद फोर्ट, येलो sandstone is most commonly used in it, ठीक है, बस ये आ जाएगा। फिर बस चूज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रॉम बिलो, और इसी में ही मैं आप बाकी सबको भी एक क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ, बस एक बार लिख दो। ओनली टू, बोथ 1 and 2, और डी नीदर 1 नॉट 2। देखो डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। जहां पना के बारे आ गया, कोई भी करंट अफेयर में तो खासकर, और वैसे भी जब भी आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हमेशा इंटरनेट का फायदा उठाओ, उन बिल्डिंग्स को हमेशा नेट पे सर्च करके उनकी एटलीस्ट फोटो देख लो, क्योंकि फोटो तुम्हें हमेशा तुम्हारे दिमाग में याद रह जाएगी। वैसे शायद पढ़ी हुई डिटेल तुम भूल जाओ, पर लेट्स सपोज तुमने फोटो देखी थी और तुम्हें याद रह गया कि इसका रंग कैसा था। सैंडस्टोन देखो हमेशा जिस रंग का होता है ना, उसी रंग की बिल्डिंग दिखेगी तुम्हें। अगर जैसे लाल किला है, किस रंग का है, वहीं से उसका रंग आया है लाल, वो रेड सैंडस्टोन से ही बना है, ठीक है, तो वो सारा पत्थर ही रेड सैंडस्टोन था। तो अब रेड, पहली बात तो चलो वहां तो कॉमन सेंस ही अप्लाई होती है कि कभी भी वहां पे और सैंडस्टोन कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसके नाम में ही कलर है, ठीक है, पर उसके सेंस में पूछना हो कि क्या उसके अंदर मार्बल यूज हुआ है या नहीं हुआ, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी चीजें हमेशा आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने उसकी फोटो देखी होगी। ये चीजें जब भी आपने याद करनी है, हमेशा उसकी फोटो देख लो। हमारी पिक्चर मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग है हमारे चीजें याद रखने से। हम टेक्स्ट भूल जाएंगे पर ये चीजें हमेशा याद रहती हैं। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान रखो और इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो देखो यही पूछ लिया कि आदिलाबाद फोर्ट क्या इसके अंदर है या नहीं है। दूसरा, किस पत्थर से ये बना। अब पत्थर तुम्हें नहीं पता हो पर तुम्हें रंग तो याद रहेगा, रंग याद रह गया, अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन सही। 2 नंबर इसी तरीके से आते हैं। नहीं तो पेपर में यही सोचते रहते हैं कि करंट अफेयर मतलब ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, मुझे क्या पता जहां पना कब बना, कैसे बना, ठीक है, या किस पत्थर का है। तो ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो साथ साथ में ये चीजें जरूर आपने देखनी है, ठीक है, क्लियर है। अब आपका अगला करंट अफेयर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डैक। देखो इंडिया के अंदर कोई भी, कल हमने पढ़ा था एक्विजिशन बारे कि कितना टाइम लग जाता है हमें एक्विजिशन, कल के करंट अफेयर में था एवरेज 3.5 साल लग जाते हैं हमें कोई भी चीज एक्वायर करने में। तो इंडिया के अंदर वेपन्स खरीद के कौन देता है हमारे सारी आर्म्ड फोर्सेस को, वो है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। इसका चेयरमैन हमेशा होता है डिफेंस मिनिस्टर आपका, जो इस टाइम राजनाथ सिंह है, ठीक है। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है, और यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर आर्म्ड फोर्स, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो अपने रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, ठीक है। फाइनल ऑर्डर कंफर्म होता है, मतलब वही सारा प्रोसेस के पहले टेंडर निकलेगा,
टेंडर के बाद चीजें शॉर्टलिस्ट होंगी, वो आर्म्ड फोर्सेस जिसे वो चाहिए था उसे टेस्ट करेंगे। जब फाइनली अब पैसे नेगोशिएट करने की बात आई और खरीदने की बात आई, वो डैक करेगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की, जहां पे सारे के सारे कोई भी नई पॉलिसी डिफेंस की डिसाइड करनी है या कैपिटल एक्विजिशन करनी है, तीनों फोर्सेस की, वो यही करते हैं। क्लियर है? तीनों फोर्सेस की और इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है? वो फोर्सेस का पार्ट नहीं है, वो पैरामिलिट्री है, ठीक है? कोस्ट गार्ड बेसिकली इंपॉर्टेंस में आई आपकी जब 26/11 हुआ था उसके बाद, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हमारी इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है वहां से भी अटैक हो सकते हैं। पहले हम सोचते ही नहीं थे कि वहां से कभी कोई आतंकवादी वहां से भी आ सकते हैं। 26/11 में वो सारा का सारा जो हमारा कमजोर पॉइंट था वो सारा का सारा बंद कर दिया। अब इसका शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि टेररिस्ट अटैक हुआ, पर लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान ने अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अगर कभी वॉर छिड़ती, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी थी नहीं, एक तरह से ये क्लियर था, तो हमारे ऊपर नेवल अटैक्स करने बहुत आसान थे। हमारी सारी सर्वेलेंस उन्होंने क्रिएट करवा दी, तो अब हमारी पूरी कोस्ट लाइन बहुत ही ज्यादा सिक्योर है पहले से, ठीक है? तो एक टेररिस्ट अटैक ने सब बदल के रख दिया था इंडिया के पूरे डिफेंस सिनेरियो में, ठीक है? क्लियर है? तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को याद रखना, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, चाहे कोई नई पॉलिसी बनानी है। जैसे इस टाइम आपकी मिलिट्री काम कर रही है एक पॉलिसी के ऊपर जिसे कहते हैं टीथ टू टेल रेशियो, इंप्रूव करना चाहते हैं। टीथ टू टेल रेशियो क्या होती है? मिलिट्री के टीथ क्या होते हैं? फौजियों के दांत। जो सैनिक जो हैं आपके असली जो फौजी हैं, जिन्होंने मतलब गन्स लेके रखी हैं, जो सैनिक हैं वो टीथ हैं, क्योंकि वही लड़ेंगे ना। टेल क्या होती है कि बेसिकली एक सोल्जर अगर हम फ्रंट लाइन पे भेज रहे हैं या वॉर पे भेज रहे हैं, उसे सपोर्ट करने के लिए पीछे कितने लोग आपके चाहिए सप्लाईज पूरी करने के लिए, क्योंकि सोल्जर तक मतलब एक, चलो सोल्जर हम रेशियो डिवाइड कर देते हैं, पर इन्हें खाना भी पहुंचाना है, इन तक लगातार एम्यूनिशन भी पहुंचाते रहना है, ठीक है? और भी कुछ सप्लाईज चाहिए, सारी की सारी बॉर्डर तक पहुंचानी है ना, तो उसके लिए ड्राइवर्स लगेंगे, कुक्स लगेंगे, उसके बाद जो इनके कंटोनमेंट्स के एरियाज हैं या कोई भी आपकी जहां पे भी ये रह रहे हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए और लोग चाहिए होंगे, सफाई के लिए चाहिए होंगे, अलग अलग लोग जितने चाहिए होंगे। ये होती है टेल रेशियो। तो अभी हमारे क्या है कि अगर आप मिलिट्री का पूरा पर्सपेक्टिव देखोगे ना, आपकी टेल के बहुत सारे काम ना आपके फौजी ही कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ड्राइवर्स आपके फौज के अपने सोल्जर्स ही हैं जो ड्राइवर का काम कर रहे हैं। अब वो तो अपनी एक्चुअल जो प्रोडक्टिविटी है उससे बाहर आ गए ना। वो ड्राइवर का काम तो एक सिविलियन भी कर सकता था, ठीक है? बल्कि उसे जिस चीज के लिए ट्रेन किया गया उसे तो उसमें रखना चाहिए था। तो इस कारण लॉन्ग टर्म में अब क्या किया जा रहा है, ये जो सोल्जर्स हैं उन्हें वापस टीथ में शिफ्ट करने की कोशिश है कि वो उन्हें एक्टिव ड्यूटी पे लाया जाए। ये जो टेल का काम होगा ये सिविलियंस को दे दिया जाएगा, यानी कि कुछ सिविलियन ड्राइवर्स हायर किए जाएंगे जो ये काम करेंगे, सब कुछ इन चीजों के लिए ये होने लग जाएगा ताकि टीथ बढ़ जाए, ठीक है? और टेल वाला पार्ट सिविलियंस के पास चला जाए, ठीक है? क्योंकि फौज का काम नहीं है गाड़ी चलाना या कुछ भी ऐसा करना। उन्हें इफेक्टिव चीजों के लिए रखा गया, ठीक है? इसे कहते हैं टीथ टू टेल रेशियो। टीथ लड़ने वाली चीज, टेल सपोर्ट करने वाली चीज। अगला एक और डिफेंस के रिगार्डिंग और जो पूरी चीज इवॉल्व हो रही है हमारे पूरे एरिया में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इससे हम दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब हमारे टॉप डेलीगेट्स 2-on-2 टॉक्स चल रही हैं हमारे बीच, और उसके अंदर हमारी एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नेवी टू नेवी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुई है। अब ये क्या होता है नेवी टू नेवी टॉक्स के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुई है? देखो,
अगर तुम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन सबको देखोगे, चलो यही रख कर, ये आपका इंडिया आ गया, सिर्फ साउथ वाला पार्ट बना दे, चलो ऊपर, चलो कोई बात नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया नीचे, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, और इस साइड पे आपका पैसिफिक ओशन, इसके बीच में भी कुछ आइलैंड्स पड़ जाते हैं, यहाँ पे म्यांमार आ गया, ऊपर ये चाइना आ गया, और यहाँ पे बहुत सारे आपके देश पड़ जाते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे देश हैं। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ना बहुत सारे कॉमन चीजें हैं। सबसे पहली कॉमन चीज क्या है कि हम जो वाटर शेयर करते हैं वो कॉमन है, तो अगर हम दोनों की नेवीज मिलके काम करेंगी, ये पूरा इंडियन ओशन हम सिक्योर करके रख सकते हैं। सिक्योर किनसे करना है? इस एरिया को दो चीजों से, मतलब हमारे देशों के पर्सपेक्टिव से, एक चीज उससे खतरा है, एक वैसे इंडियन ओशन को खतरा है। एक खतरा है कि इंडियन ओशन में ना आपके पायरेट्स एग्जिस्ट करते हैं, PIR, पायरेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये वो पुराने मूवीज वाले पायरेट्स नहीं है, पायरेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लुटेरे। हाँ, तो समुद्री लुटेरे। तो पायरेट्स जो आपके समुद्री लुटेरे हैं वो आपके इंडियन ओशन में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ना आपके एक देश पड़ता है सोमालिया, यहाँ पे ना सरकार नहीं है कोई भी, ये सारा देश फेल हो चुका है सोमालिया, थोड़ा सरकार कहने को है, उसके कंट्रोल में ये पूरा देश नहीं है। यहाँ पे इस कारण लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी और भुखमारी से मर रहे हैं, हंगर बहुत है, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो इनके लिए एक ही प्रोफेशन बचता है कि यहाँ से जितनी भी आपकी मर्चेंट शिप्स जा रही हैं, कोई भी ओशन से जो इसे क्रॉस कर रही हैं, इसके ऊपर हमला करें, ठीक है, और अगर इसके ऊपर कब्जा कर लिया, एक मर्चेंट शिप के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान होता है, अरबों का सामान होगा, वो सारा लूट लेंगे, सारा लूट लिया तो वो सारा का सारा सामान हमारा हुआ। हाँ, उमेश लीडरलेस कंट्री, बिल्कुल सरकार है कहने को, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पर उनके एरिया, उनके कंट्रोल में सरकार नहीं है सोमालिया में। तो इसी कारण ये लगातार ना ऐसे पहले 90s में ना 1990s में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो गए जहां पे इन्होंने शिप्स भी लूट ली और अंदर जो आपके सेलर्स होते हैं उन्हें बंदी भी बना लिया था, फिर देशों को पैसे देने पड़े उन्हें छुड़वाने के लिए। अब सारी दुनिया ने क्या किया है, उसके बाद से अपनी नेवीज ना ये पूरे एरिया में लगा दी है, ये सारी शिप्स को प्रोटेक्शन मिलती है। जब भी आपकी मर्चेंट शिप जा रही होती है उसे हमेशा कोई ना कोई दुनिया की नेवी उसे हमेशा प्रोटेक्शन दे रही होती है, ठीक है। मतलब ये कोई पायरेट्स, इनके पास कोई बड़ी सी शिप भी नहीं होती, ये तो वो छोटी सी जो बोट होती है ना, बस उसे समुद्र में लेके आते हैं, और इनके पास 2 को AK-47 होती हैं बस, और मतलब छोटी सी बोट है, 6 लोगों के बैठने की ज्यादा कैपेसिटी होगी, बस इतनी को, बस यही होता है। साथ में एक बड़ी सी पौड़ी लेके आते होते हैं, जैसे ही शिप आई, शिप के ऊपर पौड़ी लटकाई, चढ़ जाते हैं, और ऊपर जाके, बिकॉज ऊपर तो किसी के पास वेपन नहीं है, तो फिर AK-47 दिखाएंगे, अगले ऑब्वियसली सरेंडर कर देंगे, तो सारी शिप लूट के ले जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें खत्म करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे रीजन में सबसे बड़ी 2 कंट्रीज हैं, इनकी कोऑपरेशन जरूरी है। दूसरा, हम दोनों देखो डेमोक्रेसीज हैं, हमारे यहाँ पे भी गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। हम दोनों को एक साथ खतरा आ रहा है चाइना से। चाइना क्या कर रहा है, ये जितना भी एरिया है, ये सारे एरिया पे ना वो अपना क्लेम जड़ के बैठा हुआ है। इसके अलावा वो कभी ऑस्ट्रेलिया के आसपास अपनी शिप्स घुमाता रहता है, कभी इंडिया के आसपास अपनी कोई सबमरीन घुमा देगा, तो हम दोनों को चाइना से इससे बहुत बड़ा खतरा है। तो हम चाहते हैं कि हम एक साथ पार्टनरशिप ऐसे लॉन्ग टर्म में बनाए कि हमारी नेवीज एक साथ कोऑर्डिनेट करें कि चाइना हमसे डर के रहे समुद्र में, और ये जो फालतू का जो हमें थ्रेट देता रहता है वो सारा थ्रेट खत्म हो जाए, हमें कभी वो थ्रेट की परवाह ना करनी पड़े, ठीक है। ऑब्वियसली चाइना हटेगा नहीं, पर एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश है। इसमें अमेरिका भी साथ दे रहा है, फ्रांस भी साथ दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम की नेवी भी साथ दे रही है, बहुत सारी नेवीज। तो आपकी चाइना के खिलाफ इस टाइम सारी नेवीज उतरी पड़ी हैं।
इनके अफगानिस्तान छोड़ने का मेन कारण ही ये है। देखो अफगानिस्तान में इनका बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, सारा वेस्ट हो रहा था और फायदा हो रहा था चाइना को, क्योंकि ये सारे तो अफगानिस्तान के अंदर बिजी हुए हुए थे। इन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है और इनका सारा फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसी कारण अगर पिछले 2-3 हफ्ते, मतलब जब से इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा है तब से, मैं अगर आपको सारी न्यूज बताऊं, जैसे कभी चाइना के पास यहाँ पे, अब पिछले हफ्ते की न्यूज थी, आपके यहाँ पे यूके की नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे घूम रहा था चाइना के पास। उससे पहले फ्रांस का घूम रहा था, ठीक है, अमेरिका तो यहाँ पे घूमता ही रहता है। तो धीरे धीरे सारे के सारे दो डेमोक्रेसी एज अ फ्रेंडली कंट्रीज के तौर पे एक साथ आ रही है कि चाइना को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि चाइना सबके लिए खतरा बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप वर्ल्ड स्केल पे देखोगे तो कोल्ड वॉर दूसरी शुरू हो चुकी है, ठीक है। कोल्ड वॉर होता है जहां पे कोई लड़ नहीं रहा होता, पर एक दूसरे की तरफ बस घूरते रहते हैं देश, तो सारे घूर ही रहे हैं एक दूसरे की तरफ, बस वही हो रहा है, ठीक है। तो अब बस इंडिया भी इसमें एक मेन रोल निभा रहा है। जैसे आपने 2 हफ्ते पहले देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएसए और यूके ने डील भी की है। क्या नाम है उस डील का? ऑकस। ऑकस। उसके चलते हुए वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया और फ्रांस भी डील साइन कर रहे हैं जहां पे इंडिया फ्रांस से और सबमरीन्स खरीद लेगा, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो इसके चलते हुए हम अपनी पूरी नेवल प्रेजेंस बना रहे हैं। देखो ये क्लियर माना जाता है, अगर तुम्हारे देश को, सबसे पहले तो जिस देश को समुद्र लगता है ना वही देश तरक्की कर सकता है। दूसरा, अब तुम्हारे देश को अगर समुद्र लगता है और तुम अपने समुद्र को अगर गार्ड नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है जितनी मर्जी बड़ी मिलिट्री रख लो। इस टाइम के जमाने में सबसे बड़ी जो 2 फोर्सेस हैं वो है आपकी एयरफोर्स और नेवी। इनके जोर पे ही आपकी मिलिट्री आगे बढ़ पाती है, नहीं तो नहीं बढ़ पाती। जैसे आपके इंडिया का अगर आप और एक चीज देखोगे, आपके लेटेस्ट इंडिया के उसमें इंडिया ने ना ड्रोन्स खरीदने शुरू किए अभी। पहले भी हम खरीद रहे थे अपने खुद के भी, अब और बढ़ा दिए। उसका कारण क्या है? लास्ट ईयर ना 2 कंट्रीज वॉर पे गई। कौन सी 2 कंट्रीज वॉर पे गई थी? अजरबैजान और अर्मेनिया। ये ना आपके सेंट्रल एशिया में 2 कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया में 2 कंट्रीज हैं, अजरबैजान और अर्मेनिया। ये दोनों में वॉर हुई। ये बहुत ही पुराने दुश्मन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान बहुत पुराने दुश्मन है, ये भी बहुत पुराने दुश्मन है। आज तक ना अर्मेनिया हर वॉर जीतता है, अजरबैजान ने सारी वॉर्स हारी है। पर इस बारी बाजी ऐसी पलटी कि अर्मेनिया टिक ही नहीं पाया वॉर में, सारा एरिया हार गया वो, और उसे अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ा। और उसे जिताने के पीछे, अजरबैजान को जिताने के पीछे जो क्रेडिट आया ना, वो आया ड्रोन्स का। उन्होंने इतनी एफिशिएंटली ड्रोन्स को डिप्लॉय किया कि आपके अर्मेनिया की आर्मी टिक नहीं पाई, ठीक है। अर्मेनिया की आर्मी बेटर थी, अजरबैजान ने ड्रोन्स पे पैसा लगाया सारा, ठीक है, और ड्रोन्स के सहारे सारी वॉर जीत गए। तो अब हर देश को सडनली एहसास हो गया है कि ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। कभी ना कभी चलो आएंगे ड्रोन्स भी किसी करंट अफेयर में, तब पढ़ेंगे। अब अगला करंट अफेयर एक देश के बारे, पहले तो इसके न्यूज में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके तुनीशिया के फर्स्ट एवर वुमेन प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हुई हैं। कौन है वो? आपकी नजीला बौदेन, ठीक है, नजला बौदेन। ये आपकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं तुनीशिया की, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, खासकर क्योंकि तुनीशिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड में पहले ही जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे वैसे ही वुमेन को आगे आने देते, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, ज्यादातर कंट्रीज इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। उसके अंदर तुनीशिया जैसे, जिस मतलब ये नेबरहुड में है, ये ना आपके अफ्रीका में पड़ती है, नॉर्थ अफ्रीका में। इसके आसपास वही लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश हैं जो अपने आप में तबाह हुए हैं, और इस्लामिक स्टेट भरी पड़ी है वहां पे, तो कट्टरवाद बहुत है वहां पे। और वहां पे एक छोटा सा देश अपना फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, वो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अगर इसका मैप देखें
ये देखो, एक साइड पे ये अल्जीरिया है, एक साइड पे इसके लीबिया पड़ता है, सहारा डेजर्ट के बीच में ये पड़ती है, ठीक है। ये जो है नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी लगता है। मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ पे जाओगे कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है? यूरोप इसके नॉर्थ में पड़ता है, ऊपर इटली वो सारे देश हैं इसे क्रॉस करके, ठीक है। तो ये तुनिशिया का ये छोटा सा देश है, ठीक है। गल्फ ऑफ गेब्स यहाँ पड़ता है। देखो इस साल जैसे आपके पीसीएस में ऐसे छोटे छोटे एरियाज के बारे क्वेश्चंस आ गए थे ज्योग्राफी के, मैप इसी कारण इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैप आपके करंट अफेयर में आते जा रहे हैं वो साथ साथ पढ़ लोगे तो आपको एक साथ बर्डन नहीं आएगा। ये जो गल्फ होते हैं और जो ये रिवर्स होती हैं, बस जैसे जैसे करंट अफेयर आएगा तब तब पढ़ते जाओगे तो सारा कॉन्टिनेंट कभी भी एक साथ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेक डाउन में पढ़ लोगे। तो इस कारण इसे साथ के साथ पढ़ते रहा करो, ये तुम्हें एडवांटेज हमेशा रहेगी। तो आज के आज पीडीएफ पढ़ोगे, वीकेंड पे रिवाइज करोगे, 2 रिविजन तो यही होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से साथ के साथ ही रिवाइज करते रहा करो। क्लियर है? ये कुछ आइलैंड भी बस, बाकी मैं आप ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। बस ये चीज लास्ट में एक स्टेट सर्विसेज का फैक्ट है। कई बार आपके जो स्टेट्स के पेपर होते हैं, यूपीएससी का नहीं, जो स्टेट्स के पेपर है हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, इनमें क्वेश्चन आ सकता है। आपके रेलवे 2 अपनी लाइंस को डबल करने लगी है। पहले क्या है, वहां पे सिंगल लाइन है, ठीक है, वहां पे जितना ट्रैफिक हो रहा है, और खासकर देखो रेलवे का इस टाइम पे फोकस क्या है, ये लाइन क्यों डबल की जा रही है? पैसेंजर्स के लिए डबल नहीं की जा रही। रेलवे में एक बहुत बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि देखो रेलवे ट्रेन्स 2 टाइप की होती हैं आपकी। एक होती है पैसेंजर जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, और एक जिन्हें हम मालगाड़ी कहते हैं। मालगाड़ी को इंग्लिश में कहते होते हैं फ्रीट ट्रेन्स। हाँ, फ्रीट, ठीक है। जो मालगाड़ियां होती है ना उनका इंग्लिश नाम है फ्रीट। कहीं पे किसी करंट अफेयर में, किसी आर्टिकल में या किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मालगाड़ी नहीं लिखा होगा, वहां पे फ्रीट लिखा होगा। तो इस वर्ड को याद रखना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुमने देखा ही होगा मालगाड़ी कितनी आराम से स्लो स्लो चल रही होती है। उसके कारण क्या है कि आपका सारा कार्गो जितना भी ये सामान है इसके अंदर, वो बहुत ही डिले पे चला जाता है कई बार। और जहां पे खासकर एक सिंगल पटरी होती है ना, हमारे इंडिया में लेट्स सपोज एक साइड से पैसेंजर ट्रेन ने आना है, एक साइड से मालगाड़ी ने आना है। मालगाड़ी को बोला जाता है आप पिछले स्टेशन पे रुक जाओ, पहले इसे निकलने दो, फिर आप चलना। उसके कारण और डिले आ जाता है। तो इसके कारण हम इंडिया में धीरे धीरे इनके लिए ना अलग ट्रैक्स बना रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन पैसा नहीं कमाती, ये लॉस में रहती हैं। क्योंकि अगर टिकट महंगी कर दोगे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सरकार गरीबों बारे नहीं सोच रही, ठीक है। तो इस कारण सरकार के लिए अब कहीं रेलवे को प्रॉफिटेबल रखना है तो कहीं से तो पैसा निकालना पड़ेगा ना। बिजनेस जो है वो पैसा दे देंगे अगर उनका सामान जल्दी पहुंच रहा है। वो जो ट्रक वाले को पैसा देते हैं वो रेलवे को दे देंगे। अल्टीमेटली सामान तो उनका पहुंच ही रहा है, कंपनीज तो पैसा दे ही देंगी। अगर किसी ने, कोई कंपनी थी जो वो कार्स बना रही थी, वो सारी कार एक ही ट्रेन पे चढ़ाएंगी, भेज देंगी। तो यहाँ पे रेलवे अब इनकी चीजों के ऊपर काम कर रही है कि हम एक तो ट्रैक इनके अलग बना दें, और वो ट्रैक ऐसे बनाए कि वो वेट भी ज्यादा, वो स्लो क्यों चलती है वो ट्रेन, ऐसा नहीं है कि वो तेज नहीं चल सकती, पर अगर वो तेज चलेंगे ना, हमारे ट्रैक्स बहुत ही पुराने हैं, वो ट्रैक्स ही टूट जाएंगे। तो अब जो ट्रैक्स बन रहे हैं वो इसी हिसाब से चल रहे हैं कि फ्री ट्रेन की स्पीड कम से कम 70-80 किलोमीटर पर आवर तो हो सके, तो इनका ट्रैवल करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। नैरो, ब्रॉड स्लो चलती है, अमेरिका ब्रॉड से भरा हुआ। हाँ जी, नहीं नहीं, ये फ्रीट कॉरिडोर का पार्ट नहीं है, ये लग गया। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट